वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज की हमारी डेट है 5 मार्च। 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो ये वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारी अपडेट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आज के आर्टिकल्स को देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला, और ये चारों आर्टिकल्स ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे नागालैंड में माइनिंग इश्यूज हैं, इंडिया ने R&D में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, यूएई FATF से एग्जिट ले रही है। तो क्या है FATF, क्यों ले रही है यूएई एग्जिट। और लास्ट जो भारत में अभी कंडक्ट हुई है एक्सरसाइज मिलान, भारत की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो भारत ने होस्ट की है। तो ये चारों ही प्रीलिम्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे फर्स्ट है नागालैंड। नागालैंड जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, 1963 में आसाम से सेपरेट हुआ था। वहां पर कोल माइनिंग इलीगल देखने को मिल रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि कोल माइनिंग इलीगल हो रही है किसी जगह पर। ऑलरेडी उड़ीसा, झारखंड जहाँ पे कोल की बहुत खदानें है, वहां पर ऑलरेडी ये चीज देखने को मिल चुकी है। तो अभी नागालैंड में भी ये चीज देखने को मिली है। ठीक है। तो आर्टिकल 371A ऑलरेडी नागालैंड में लगा हुआ, इनको स्पेशल स्टेटस देता है, जिसमें यहाँ पर सरकार जो है नागालैंड की, वो स्मॉल स्केल इलीगल कोल माइनिंग के ऊपर नजर रख सकती है। ये आर्टिकल 371 में अलाउड है। तो कोल माइनिंग में क्या है कि भाई, नागालैंड में अभी 45 ऐसे कोल माइनिंग के लाइसेंस होल्डर्स हैं, लोंगलेंग, मोकोचुंग, मोन, स्यूनसांग और वोखा एरिया में। ठीक है। यही 45 होल्डर्स जहां पे कोल माइनिंग होती है, यही रिस्पॉन्सिबल है इलीगल कोल माइनिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं रैट होल मेथडोलॉजी, रैट होल माइनिंग। वैसे तो देखो, गवर्नमेंट ने इलीगल जो कोल माइनिंग है उसको रोकने के लिए एक ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम है खनन ऐप। पर ऐसा लगता है खनन ऐप की वजह से इलीगल कोल माइनिंग रुक तो नहीं रही है। अब होता क्या है, लोग पता है क्या करते हैं, इसे कहते हैं रैट होल माइनिंग। जैसे रैट एक होल कर देता है ना, ठीक है, अपना रहने के लिए, आपने देखा ही होगा, वो कुतर कुतर के एक होल करके वहीं पर ही रहता है। ऐसे ही लोग भी क्या करते हैं, जिसमें वो एक गड्ढे बना देते हैं और वो जमीन में, वो खोदे गए गड्ढों में जा करके शुरुआत करते हैं वहां से कोल को निकालने की। इसमें क्या होता है, वो इतना बड़ा गड्ढा होता है कि एक व्यक्ति जा सकता है उसमें से, एक व्यक्ति नीचे उतर जाएगा और वहां से कोयला निकाल निकाल के ला सकता है, और वो उसको इलीगल तरीके से सेल करता है। मतलब कि गवर्नमेंट के रेगुलेट नहीं होता, ये एक पर्सन, इंडिविजुअल की इनकम में काउंट हो जाता है। उसे कहते हैं रैट होल माइनिंग। तो ये रैट होल माइनिंग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में तो कॉमन थी ही। अब ये नागालैंड में भी देखने को मिल रही, जहाँ पे वैसे भी कम ही कोल है। ऐसा नहीं कि वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में कोल है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट कम ही कोल है, बट फिर भी वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि भाई, आर्टिकल 371A के तहत ये राइट वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये चीज कि ये सब जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो नागालैंड की गवर्नमेंट देखेगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना देना नहीं होगा। ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है, लाइसेंसिंग कंस्ट्रेंट लेके आ सकती है। नागालैंड की कोल पॉलिसी में वहां पर लीज पीरियड, माइनिंग एरिया, मशीनरी कौन सी रहेगी, ये सब डिसाइड कर सकती है। और पब्लिक अवेयरनेस और इसके ऊपर रिफॉर्म्स तो ला ही सकती है डेफिनेटली, ये तो सरकार को करना ही चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर ये सब चीजें बढ़ेंगी तो एक तो पहली बात तो हेल्थ खराब होती है। जो भी व्यक्ति रेड होल माइनिंग कर रहा है, वो थोड़ी ना आसान से उठ के गड्ढे में नीचे चला गया और कोयला उठा के ले आया, ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ पर उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स और भी होते हैं, उसमें पर्टिकुलेट मैटर भी होता है, पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज और हेल्थ के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस जो एक सही तरीका होता है उसको ना फॉलो करके गलत तरीके को फॉलो करेंगे तो एनवायरनमेंट को भी हार्म पड़ता है। एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस का यहाँ पे होना। ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिसी लेके आए और इलीगल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एनजीटी ने भी बोला था, एनजीटी ने भी बैन किया था। वो चीजें करके इस इम्पैक्ट को ठीक करने की कोशिश करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैट होल माइनिंग को प्रिवेंशन कहना। और ये रैट होल माइनिंग सिर्फ नागालैंड में ही नहीं, बाकी जगह में भी काम करेगी प्रिवेंशन के काम। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स बाकी जगह पे भी सेम ही, कॉमन ही रहने वाले हैं। क्लियर हुआ।
तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसे ही आती है इंडिया की इन्वेस्टमेंट R&D में, क्योंकि इंडिया 2047 तक आते आते साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आत्मनिर्भर होना चाहता है। तो उसके लिए हम लोगों को जो है अपनी खुद की R&D पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी इंडिया जो है पहले 0.8% इन्वेस्ट करता था, अब 0.7, उसके बाद पे 0.64 पे आ गया, जिसका मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी ग्लोबल लेवल पे भी R&D, मतलब क्या होता है ना कि जो R&D का सेक्शन है उसमें ग्लोबल लेवल पे करीब करीब अपनी जीडीपी का 2 से 4% हर कंट्री खर्च करती है, पर अभी इंडिया जो है 0.64 खर्च कर रहा है। तो ये काफी कम अमाउंट है जो कि आप R&D पे खर्च कर रही हो। चाहे OECD था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो भी यहाँ पर कंट्रीज अच्छा खासा खर्च करती हैं, US UK भी अच्छा खासा खर्च करती हैं अपने उसमें। तो इंडिया को सबसे पहले तो डेवलप्ड नेशन के स्टेटस पे पहुंचने के लिए R&D में सबसे ज्यादा अपना अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ये इंक्रीज इन द सेंस कि अपना अमाउंट बढ़ाओ ताकि आप भी डेवलप्ड नेशन के कैटेगरी में आ सको। ठीक है। वैसे तो लोगों का ऐसा कहना है कि भाई इंडिया को एटलीस्ट 1% खर्च करना चाहिए, लेकिन जब तक 2047 नहीं आता तब तक तो एटलीस्ट इंडिया को 3% खर्च करना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट थोड़ी मीनिंगफुल निकल के आ सके। ठीक है। R&D का बजट आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है। तो ये लो एलोकेशन जो है वो काफी बड़ा नुकसान होती है, और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि सस्टेनेबल तरीके से खर्चा जो है वो किया जाए, ताकि एक बेटर आउटकम भी इसके लिए निकाला जा सके। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जिससे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। थर्ड आर्टिकल है UAE FATF से बाहर निकल गया। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जो भारत भारत क्या पूरे वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पैसों की धांधलेबाजी, और जो टेररिस्ट फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए FATF बनाया गया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम के ऊपर नजर रखती है। अभी रिसेंटली हुआ, देखो होता क्या है, FATF अपनी 2 लिस्ट निकालती है, एक ग्रे और एक ब्लैक। ग्रे लिस्ट वार्निंग होती है कि सुधर जाओ, अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को बंद कर दो, टेररिस्ट को फाइनेंस करना रोक दो। ऐसा नहीं कि टेररिज्म को फाइनेंस करने में लगे ही हुए। तो वार्निंग के रूप में एक होता है ग्रे लिस्ट। अगर वो कंट्री नहीं सुधरती तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और ब्लैक लिस्ट का मतलब उस कंट्री को बॉयकॉट कर दिया जाएगा, उसको IMF लोन नहीं देगा, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चार्ज ज्यादा लगेगा, तो वो नुकसान उसको झेलने पड़ते हैं। पाकिस्तान था एक समय पर, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान कभी नहीं था, ग्रे लिस्ट में रहा है। पिछली बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया गया है, तो अब पाकिस्तान किसी लिस्ट में नहीं है, मतलब वहां टेररिज्म होता ही नहीं है। ठीक है। तो UAE जो है अभी FATF की ग्रे लिस्ट में था, ठीक है, 2 साल पहले तक। और एक बात आपको मैं और सरप्राइजिंग बता दूं, ब्लैक लिस्ट में मतलब एक ऐसी कंट्री जिसमें जबरदस्त टेररिज्म है और बॉयकॉट करते हैं बाकी कंट्रीज, तो उसमें एक कंट्री हमारी पड़ोसी देश भी आती है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार इज ऑल्सो अ ब्लैकलिस्ट कंट्री अलोंग विद नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और म्यांमार ब्लैकलिस्ट में है, जबकि ग्रे लिस्ट में बहुत है। टर्की है, हैरानी से लगता है कि टर्की इसका पार्ट है, UAE पार्ट है इसका, बट यस ग्रे लिस्ट में ये कंट्रीज आती हैं। तो UAE FATF की ग्रे लिस्ट में थी। ठीक है। मतलब कि उस कंट्री ने कोई एफर्ट्स नहीं लिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोके। ठीक है। तो UAE अब जो है 2024 में 2 सालों के बाद UAE को FATF की ग्रे लिस्ट से एग्जिट मिल गई है। ठीक है भाई। तो ये इसीलिए है ताकि वहां पर मतलब बेसिकली अब ये हो गया तो इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वहां पे पार्टिसिपेट कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। क्योंकि यार अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में, तो आप भी समझते हैं कि बाकी कंट्रीज वहां पे अपना जो है अमाउंट जो है डालने में, इन्वेस्ट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में उतना ज्यादा झिझकेंगी, बेटर तरीके से नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें होती हैं ऐसी, है ना। तो वो चीज है, अब यहाँ पर इंडिया ने ये चीज इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी है वहां पर। ठीक है। UAE से भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी शुरू हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी। ठीक है। जो भी फंडिंग होगी उसमें हर्डल्स जो होंगे वो काफी कम देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ गए? तो ये है आपका आर्टिकल। इससे क्या है कि उनके FDI, उनका पूरा सारी चीजें जो उनकी रेपुटेशन जो है, उनका फंड है, उनका सब कुछ जो चीजें होती हैं वो सब एक सही तरीके से होना शुरू हो जाए।
इन्होंने अभी इंडिया यूएन ने भी काफी सारे यहाँ पर पैक्ट्स वगैरह भी साइन करे हैं, तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। एफएटीएफ 1989 में बनी थी, ठीक है, ताकि ये जो है चीजें G7 कंट्रीज जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। G7 में कौन कौन से आते हैं? यूएस, यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब आते हैं। इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। 2001 में इसमें टेररिस्ट भी जोड़ दिया, जिसके अंदर दो लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, मैंने बताया ही है। ब्लैक लिस्ट नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, जिसमें उच्च जोखिम होता है और इसमें कोई अब सपोर्ट नहीं मिलेगा। ग्रे लिस्ट सिर्फ आप उनके ऊपर नजर रख रहे होते हो कि भाई वो ठीक ठाक कर ले, वार्निंग के रूप में रहता है। तो एफएटीएफ का मेन काम ही यही होता है कि इस तरीके की चीजों को स्टॉप करे और फाइनेंशियल सिस्टम को और बढ़िया बनाने की पूरी पूरी कोशिश करे, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करके म्यूचुअल इवैल्यूएशन करे, ठीक है। इंडिया मेंबर है एफएटीएफ का, हम लोग ग्रे और उसमें नहीं है बिकॉज हम लोग इस तरीके से नहीं है, ठीक है। इंडिया यहाँ पर एफएटीएफ का मेंबर है। एफएटीएफ जो है उसकी मीटिंग्स हर बार होती ही रहती हैं। इंडिया एफएटीएफ का मेंबर 2010 से, लेकिन पहले से ही हम लोग इसके कामों में जुड़े हुए हैं हमेशा से। इंडिया ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास भी किया हुआ, 2005 में लागू हुआ था। और हम लोग यहाँ पर इंडिया जो है, आपको पता है कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, स्टेबल है, पारदर्शी है, जिसकी वजह से हम लोगों का प्रॉपर जो है वो एक अच्छा खासा टेक है एफएटीएफ में, ठीक है भाई। तो आप इस पूरे को पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो, लिख सकते हो ये सारी फैक्ट्स, ठीक है। ये सब कुछ फैक्ट्स जो पूछे जा रहे हैं ये सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए, लास्ट आर्टिकल है एक्सरसाइज मिलान। बहुत बहुत आसान आर्टिकल है। अभी रिसेंटली ही भारत में जो है एक्सरसाइज मिलान कंडक्ट हुई है, सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज, ठीक है भाई। ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ ने स्टार्ट किया है। पूरे वर्ल्ड की जितने भी हमारे सारे कंट्रीज को यहाँ पर बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। इनॉग्रेशन हुआ, सबसे बड़ी ग्लोबल मेरीटाइम एक्सरसाइज प्रूफ हुई। यहाँ पे सब काफी लोग आए थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इंडिया के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, फ्रेंडली कंट्रीज से लोग आए, नेवल ऑफिसर्स यहाँ पे पहुंचे थे। तो एक्सरसाइज मिलान यहाँ पे कंडक्ट की गई थी, जिसकी थीम थी पार्टनर्स अक्रॉस द ओशन, कोऑपरेशन, सिनर्जी एंड डेवलपमेंट, राइट। इसमें काफी सारे कंट्रीज के स्पीकर्स को बुलाया गया था, ब्लू इकोनॉमी पे बात की गई थी। तो एक इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस इंडिया ने होस्ट करी है, मिलान 2024, जो कि पूरे फरवरी के मंथ में चली थी। कहाँ पे हुई थी? ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में चलाई गई थी पूरी। इससे क्या होता है कि इंडिया का मैरीटाइम बिजनेस जो है वो काफी बढ़ेगा, और नेवल जो हमारी फोर्स है उसको हम लोग काफी ज्यादा बेटर बना सकते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स को परफॉर्म करके, राइट। तो इसीलिए आपको ये मिलान एक्सरसाइज के बारे में काफी डिटेल में पता होना चाहिए, बिकॉज इंडिया होस्ट कर रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा सीधा इससे सवाल बनता है कि किसने होस्ट की, कहाँ पे होस्ट करी। तो 12th एडिशन विशाखापट्टनम जो है वहां पे ये होस्ट किया गया है, इंडियन नेवी ने होस्ट किया है 12th एडिशन, ठीक है। असल में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी 1995 अंडमान निकोबार में। उस समय सिर्फ सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया पार्टिसिपेट करते थे, पर अब तो काफी सारे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस मारमगांव, आईएनएस वागीर, आईएनएस संध्याक दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने ये भी बोला है यहाँ पर कि हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी यहाँ पर इंडक्ट कर लिया है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और क्लोज हो गई। अब ये ग्रैंड सेरेमनी रूप में हुई थी फरवरी के महीने में। बहुत ही सबमरीन, बहुत से सब एयरक्राफ्ट, बहुत सारी यूनिट्स मिलके डिफेंस की एक्सरसाइज परफॉर्म की, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऑपरेशंस करे हेलीकॉप्टर्स के साथ। मिड सी में फ्यूलिंग कैसे होगी इंडियन नेवी के टैंकर से, ये सब परफॉर्म किया। तो क्लोजिंग सेरेमनी में ये सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म करके जो है सी फेज के बारे में, अपने एक नए एक्सपीरियंस के बारे में लोगों ने जाना, ठीक है भाई। चलिए, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के क्वेश्चंस पर। वो है सबसे पहला, सर्ट की टीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ट टीम? देखिए भाई, याद रख लीजिएगा, सर्ट टीम की फुल फॉर्म होती है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये ऐसी भारत की एजेंसी है जो कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी इंसिडेंट, साइबर क्राइम से डील करती है। ये पूरा का पूरा इंडिया की एक खुद की टीम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। सिक्योरिटी और इंटरनेट की सारी सुविधाओं के ऊपर देखती है, किसी के साथ कोई हैकिंग ना हो जाए और साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट ठीक रहे। ये 2004 में बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप पढ़ सकते हो। सर्ट, CERT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर काम करती है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर, जो कि ये साइबर सिक्योरिटी का पूरा काम देखती है। अब इसको 2005 में जो आरटीआई आया था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत से इसको हटा दिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो 2005 आरटीआई एक्ट के अंदर अंतर्गत ये सर्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। काम क्या करती है? बैंकिंग फाइनेंस में साइबर अटैक्स जो होते हैं उसको रोकती है एनएसए के साथ मिलकर के। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू ये साइबर सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम जो है वो साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से इंडिया में प्रमोट करनी है, कैसे उसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं, ये उसके ऊपर पूरा का पूरा काम देखती है। बहुत है ये काम, बहुत बढ़िया काम है, और ये जरूरत भी है भारत में, ताकि कंट्रोल किया जा सके ये सारी चीजों को, राइट। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, कैसगेवी। कैसगेवी एक तरीके का डिजीज का, आप यूँ कह लो, थेरेपी होती है। ठीक है, ये थेरेपी को ठीक करने के लिए एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार जो है इसको अप्रूव किया है। ठीक है, कैसगेवी एक तरीके की जीन एडिटिंग थेरेपी है जिसमें सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, इन सबको ट्रीट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है कैसगेवी। ठीक है भाई, तो ये आप पढ़ सकते हो। कैसगेवी ग्राउंड ब्रेकिंग जीन एडिटिंग थेरेपी है जिसके तहत सिकल सेल डिजीज को यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीन को करेक्ट कर देगी, बस ये है कि जीन में जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डिसऑर्डर्स का मतलब होता है जो उसमें दोष है, उन विकारों को ठीक कर देगी। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। BCL11A जीन को टारगेट करके हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बढ़ाती है, जिसकी हेल्प से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो बॉडी से निकाल करके ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है विद द प्योर ब्लड। तो उसे कहते हैं हम कैसगेवी। ये एक जीन थेरेपी है जिसके थ्रू सिकल सेल डिजीज जैसे कि थैलेसेमिया उसको करेक्ट किया जा सकता है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि जैसे सर्ट को हटा दिया गया आरटीआई एक्ट 2005 से, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्ट ही हटा हुआ आरटीआई एक्ट से, और भी चीजों को आरटीआई एक्ट की लिस्ट से हटा दिया गया है। जैसे कि हमारे बहुत सारे वो है ना, जैसे रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो भी सब इसमें नहीं है। तो चलो वो तो ठीक चीज है, उसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। तो ये जितनी भी इस तरीके से चीजें हैं इन सबको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो सब जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जो इंक्लूडेड इसके अंदर नहीं होती हैं, वो सब पे ट्रांसपेरेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सवाल है, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके आज के आर्टिकल्स। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके सामने हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे, लर्न कर लोगे, तो आपका काफी सारी चीजें और कंप्लीट हो जाएंगी। और आज के आर्टिकल्स तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे भी नहीं, काफी सिंपल आर्टिकल्स थे। ठीक है, इनमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लोगे, जितना क्लास में बताया आपको समझ में आ भी जाएंगे, और इनको आप नोट भी कर सकते हो। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट आर्टिकल्स नहीं थे। ठीक है भाई, इनको आप लोग लिख लीजिएगा सारे पॉइंट्स को, ये सब एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। ये सब आप लोगों को नोट डाउन करके इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लर्न करना है, धीरे धीरे करके इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लर्न करते जाइए, ताकि क्लास के अंदर आपको समझ में आती रही चीजें। ठीक है ना, तो आप ये सब लिखते रहिए अपने। ओके देन, कंप्लीट ऑल दीज पॉइंट्स, नोट ऑल दीज थिंग्स। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।